हेलो क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? गाइस देखो, हमने लास्ट की वीडियो में क्या किया था, चैप्टर का परिचय किया था, चैप्टर का सार किया था और हमने प्रसंग किए थे, गद्यांश किए थे। आज की हम इस वीडियो में शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलो टाइम वेस्ट ना करें और हम वीडियो अपना शूट कर लेते हैं। देखो, एक सेकेंड, चलो आपको क्लियर है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की निबंध कला पर प्रकाश डालिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की तात्विक समीक्षा कीजिए। यद्यपि विभिन्न विद्वानों ने निबंध के तत्वों पर अपने अपने विचार प्रकट किए हैं, जैसे डॉक्टर दशरथ ओझा, निबंध के 6 तत्व माने जाते हैं। गद्य रचना, व्यक्तित्व, एक सूत्रता, रोचकता है, व्यक्तित्व, भावों का पूर्ण और औपचारिकता का अभाव। डॉक्टर दान बहादुर पाठक ने निबंध के 7 तत्व माने जाते हैं। जो इसमें 7 तत्व हैं, क्या है? व्यक्तित्व, विचार, स्वतंत्रता, लघु आकार, एक सूत्रता, निजी अनुमति, सजीव भाषा शैली और प्रभावोत्पादकता। ठीक है, इनके 6 मुख्य तत्व हैं, वो हमने इनके बारे में एक्सप्लेन किए हैं। देखो, बुद्धि तत्व। बुद्धि तत्व क्या? बुद्धि तत्व बौद्धिकता निबंध का अनिवार्य तत्व है। बौद्धिकता के बिना किसी भी प्रकार के निबंध का निर्माण नहीं होता, अतः बौद्धिकता निबंध का मेरुदंड है। विचारात्मक निबंधों में तो बौद्धिकता ही उनका मूलाधार होती है, क्योंकि विचारों का सीधा संबंध बुद्धि से होता है। मतलब इसमें 6 तत्व हैं, उनको हमने एक्सप्लेन करता है। अनुभूति तत्व। अनुभूति में क्या हमारी अनुभूति है, वो हमने इसमें पॉइंट नोट किया। निबंधों का अधिकाधिक प्रौढ़, प्रांजल एवं प्रगल्भ विचारों से परिपुष्ट बनाने के लिए उनको जीवन एवं जगत के अधिकाधिक निकट लाने के लिए, मतलब ये क्वेश्चन में आपने जो भी 6 तत्व हैं उसको बस याद नोट कर लो। सारा कुछ आपने इसमें लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। कल्पना तत्व। कल्पना में हम क्या क्या कल्पना की जा सकती है, उसको अकॉर्डिंग है, उसे पढ़कर, सुनकर, देखकर, पाठक, श्रोता, दृष्टा। फिर आता है हमारा अहम तत्व क्या होता है? व्यक्तित्व कहीं ना कहीं अवश्य झलक उठता है। व्यक्तित्व को, उसकी झलक को अहम तत्व कहते हैं। फिर आ जाता है शैली तत्व। शैली तत्व में क्या आता है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जिस प्रकार विविध विषयों पर अनेकानेक निबंधों का प्रयाण किया है, उसी प्रकार उन्होंने विविध प्रकार की शैलियों का भी प्रयोग किया है। इतना सारा कुछ आपको याद करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। देखो, देवदारू की भाषा शैली। देवदारू की भाषा शैली कैसी थी? इनकी भाषा शैली, द्विवेदी जी मूलतः एक अध्यापक थे, आजीवन अध्यापन का कार्य करते रहे, अतः उनके निबंधों में भी अध्यापकीय शैली देखी जा सकती है। वे अपने पांडित्य का प्रदर्शन करते हुए भी सहज एवं सरल भाषा का ही प्रयोग करते हैं। ये लाइन तो इम्पोर्टेंट है, सरल सहज भाषा का प्रयोग करते हैं। सांस्कृतिक भाषा का प्रयोग किया गया है, मिश्रित भाषा का प्रयोग किया गया है, उचित वाक्य विन्यास का प्रयोग किया गया है, उद्धरणों का प्रयोग किया गया है। शब्द शक्ति कैसी है, शैली कैसी है इनकी, ये पॉइंट आप इसमें ऐड कर दो। हिंदी ललित निबंध के विकास में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का स्थान निर्धारित सबसे सर्वोपरि, सबसे ऊपर रहा है। देखो क्वेश्चन, आप एक बारी बस इस चैप्टर को रीड आउट कर लेना, सारा लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। फिर देखो, उनके अशोक के फूल, नाखून क्यों बढ़ते हैं, देवदारू, कटुच, वसंत आ गया है, आम फिर बोरा गए, वर्षा, गणपति के घनश्याम तक, मेरी जन्मभूमि, घर जोड़ने की माया।
फिर आ जाते हैं, देखो अशोक के फूल, कटुज, वसंत आ गया है, ये इतना लिख दो, इनफ है। फिर आ जाता है हमारा लघु। लघु में क्या कहता है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के उच्च कोटि के ललित निबंधकार, उनका स्पष्ट कीजिए। आचार्य द्विवेदी इस युग के महत्वपूर्ण ललित निबंध है। उनके ललित निबंध सांस्कृतिक विरासत के उत्सव के साथ नवीन जीवन बोध, उत्कट जिजीविषा और नई सामाजिक के बीच राह पाने के ललक सर्वत्र दिखाई पड़ती है। रचना दूसरा इनका मानवीय है, वो देना है। देवदारू के साथ काव्य शास्त्रीय रूपक समांतर चलता है, स्पष्ट कीजिए। छंद का हम इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। और अर्थ, तुक, अर्थ और छंद, शब्द और अर्थ, वो हमारा इसमें आ गया है। फिर देखते हैं, देखो जल्दी जल्दी क्या, देवदारू के माध्यम से द्विवेदी जी की पाठक का क्या संदेश देना चाहता है। वो क्या देते हैं कि मानव संदेश ये देते हैं कि अपने स्थान पर अटल खड़ा रहना चाहिए मानव को। परिस्थिति हवा के झोंकों को घुटने नहीं टेकते। समझौता का मार्ग नहीं अपनाना चाहिए। समझौते से में झुकना पड़ता है, दबना पड़ता है। यदि किसी कारणवश झुकना पड़ता है तो ऐसे मुस्कुराकर, जैसे मैं सब जानता हूँ, सब समझता हूँ, तुम्हारे करिश्मे मुझे मालूम है, मुझ में तुम क्या छिपा सकते हो। मतलब जो भी क्या कहते हैं, इंसान को झुकना नहीं चाहिए। झुक गया तो क्या होगा, समझौता करना, मतलब समझौता नहीं करना चाहिए, उस अकॉर्डिंग है, ये हमें चैप्टर बताता है, ठीक है। फिर आ जाता है, देखो लेखक ने किस प्रकार मीमांसकों को के एक संप्रदाय की इस बात का खंडन किया है कि शब्द का अर्थ वहाँ तक जाता है जहाँ तक वक्ता उसे ले जाता है। एक संप्रदाय मानता था कि शब्द का अर्थ वहाँ तक आता है जहाँ तक वक्ता ले जाता है। वक्त की इच्छा को विविक्षा कहते हैं। ये लोग कहते हैं, जब जैमिनी मुनि ने कहा था कि यत् पर शब्द से सह शब्दार्थ था, उनका यही मतलब है। लेखक इस बात का खंडन करते हुए कहते हैं कि मेरा रोम रोम अनुभव कर रहा है, मुनि की बात का ऐसा अर्थ नहीं होना चाहिए। कहाँ प्रकट हो पा रहा है, कहना तो बहुत चाहता है, कोई समझे भी तो नहीं, शब्द उतना ही बता पाता है, ठीक है। अब देखो हम ना इसके शॉर्ट क्वेश्चन, पहले शॉर्ट क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। देवदारू निबंध के लेखक का नाम बताइए। देवदारू निबंध के लेखक का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले आरत दुबे का छपरा नामक गांव 1907 में हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी के बचपन का नाम क्या था, बैजनाथ द्विवेदी। द्विवेदी जी ने शास्त्री की उपाधि किस वर्ष प्राप्त की, 1929 में। द्विवेदी जी ने ज्योतिषाचार्य की उपाधि का किस वर्ष प्राप्त की, 1930 में। द्विवेदी जी किस वर्ष शांति निकेतन के अध्यापन नियुक्त हुए, 1940। द्विवेदी जी को किस संत कवि पर गहन अध्ययन करने के परिणाम स्वरूप लखनऊ विश्वविद्यालय में डायरेक्ट कबीर पर। द्विवेदी जी किस काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे, 1950 में। द्विवेदी जी ने किस वर्ष पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में प्रोफेसर नियुक्त हुए, 1960 में। द्विवेदी जी को किस वर्ष भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया, 1957। द्विवेदी जी किस वर्ष केंद्रीय हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1973। द्विवेदी जी के 2 निबंध संग्रह के नाम, अशोक के फूल कटुज। द्विवेदी जी के 2 उपन्यास, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा। द्विवेदी जी कृत 2 समीक्षात्मक ग्रंथों के नाम लिखे, सुर और साहित्य, कबीर।
वेदी जी का निधन 1917। लेखक के अनुसार देवदारू का नाम कितना पुराना था? कालिदास तथा महाभारत से भी पुराना है। लेखक ने किसी सुलझे हुए कवि के चित्र या मूर्तिमान छंद कहा है देवदारू को? देवदारू कैसा छंद है? अर्थातीत छंद। शिव ने जब उल्लास सातिरेक में उद्दाम नृत्य किया था तो किसने उस नृत्य को याद कर लिया था? तंडु मुनि ने जिस नृत्य का परिवर्तन किया और उसे क्या कहा जाता है? तांडव। तांडव कैसा नृत्य है? रस भाव विवर्जित नृत्य है। छंद की आत्मा क्या है? एकाग्री भाव। किस एकाग्रता से योग सिद्ध होता है? ध्यान, धारणा और समाधि की एकाग्रता से। समाधि क्या है? प्रकृति के अस्यंत फिकाव को नियंत्रित करने की उल्लास का नाम समाधि है। महादेव किस वृक्ष के नीचे समाधि स्थ होते हैं? देवदारू वृक्ष के नीचे। लेखक के अनुसार तुक कहाँ रहता है? लेखक के अनुसार तुक अर्थ में रहता है। शिव जी ने अंतर और बाहर का तुक मिलाने के लिए किसे चुना था? देवदारू को। महावृक्ष क्यों होते हैं? महावृक्ष वनस्पति होते हैं। भावुकता तो नहीं पर सार्थकता होती है। लेखक के अनुसार कवि कौन है? जिसका लगना सबको लगे वह लेखक के अनुसार कवि है। लेखक के अनुसार पागल कौन है? लेखक के अनुसार जिसका लगना सिर्फ उसे ही है औरों को नहीं वह पागल है। पुराना मनुष्य किस युग में रहता था? मिथिक्य युग में। शब्द सदा कैसा अर्थ प्रकट करते हैं? सामान्य अर्थ। कवि कैसा अर्थ देना चाहता है? विशिष्ट अर्थ। सहृदय कौन है? जिसका हृदय कवि के हृदय के साथ मिल जाता है वह सहृदय है। विवक्षा क्या है? वक्ता की इच्छा विवक्षा कहलाती है। देवदारू निबंध किस भाषा में रचित है? खड़ी बोली में। देवदारू मानवता को क्या संदेश देता है? खड़ी बोली के। देवदारू का दुलारा पेड़ किसे कहा गया है? देवदारू को। आचार्य प्रसाद द्विवेदी राजभाषा कब नियुक्त हुए? 1955 में। गाइस कल की वीडियो में हम मेरे राम का मुकुट भीग रहा है चैप्टर करेंगे जिसके रचयिता विद्यानिवास मिश्र जी हैं। सॉरी गाइस मैं टाइम से वीडियो नहीं बना पाई, लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा, मैं डेली टाइम से वीडियो बनाऊंगी। और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार मेरी वीडियो को लाइक करो और प्यारा सा कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।